देश के हर शहर हर गांव में कोरोना से लड़ने की तैयारी की जा रही है। भारतीय वायुसेना के मालवाहक विमान कोरोना की जंग में तैनात हैं। दुनिया भर से राहत सामग्री आ रही है और उन्हें देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है पालम टेक्निकल एयरपोर्ट की। भारतीय वायुसेना ने इसके लिए एक कोविड एयर सपोर्ट मैनेजमेंट सेल भी बनाया है, जो कि 24 घंटे ऑपरेशन को अंजाम देने में जुटा है। यह ऑपरेशन कैसे अंजाम दिया जा रहा है, जानने के लिए देखिए न्यूज़ 18 की ये ग्राउंड रिपोर्ट। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में भारतीय वायुसेना ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। इस वक्त हम लोग पालम के टेक्निकल एयरपोर्ट पे हैं, जहां पे वायुसेना ने एक ऐसा सेल तैयार किया है जो कि विदेशों से आने वाले राहत सामग्री और साजो सामान को देश के दूसरे हिस्से में भेज रहा है। ये ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उसी सेल को हेड कर रहे हैं एयर कमांडर ए.के. भाई। सर, सबसे डिफिकल्ट टास्क है, हालांकि आप लोग तो इस तरीके के ऑपरेशंस करते रहे हैं, लेकिन इस टास्क को आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि ये लाइफ एंड डेथ का मामला है। मैं ये बताना चाहूंगा कि ईच एंड एवरी लोड जो आ रहा है, मेडिकल रिलीफ जो आ रहा है, ये हमें मिल रहा है बाय शिप और बाय एयर। एयर से जो आ रहा है वो हमें यहाँ पे पालम टेक एरिया में मिल रहा है, अगर वो दिल्ली में लैंड कर रहा है। एम इज कि हम जितनी जल्दी हो सके इस लोड को पहुंचा पाएं, एंड जिसके कारण कि किसी की जान बच पाए, एंड एट द शॉर्टेस्ट टाइम दिस इज अवेलेबल टू द पेशेंट हु नीड्स इट डेस्परेटली। किस तरीके का सामान इस वक्त लोड हो रहा है, ये एयरक्राफ्ट जो है किस जगह भी जाने वाला है? आज जो लोड आया है वो मैक्सिमम मेडिकल एड में मेडिसिन आई हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स आए हैं एंड कुछ वेंटिलेटर्स आए हैं। इस एयरक्राफ्ट में आप ये देख सकते हैं, मेरे एयर वॉरियर्स हैं, ये सामान को लोड कर रहे हैं सो दैट शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में हम इसको एयरक्राफ्ट को रवाना कर सकें एंड मेडिकल एड दिखा पाएं। ये जो लोड हमें मिला है ये आता है हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड से हमको मिलता है, विच हैज बीन आइडेंटिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिन्होंने डिसाइड किया है दिस हैज टू गो टू तमिलनाडु। वी हैव ऑल्सो कम्युनिकेटेड, उनको बताया है कि वेदर साउथ इंडिया में बिकॉज ऑफ साइक्लोन इज गोइंग टू बिकम बैड, वी शुड डिप्लॉय मैक्सिमम लोड दैट साइड सो दैट देयर इज नो शॉर्टेज। बिल्कुल, क्योंकि अभी साइक्लोनिक सिचुएशन है और ऐसे में कोस्टल एरिया जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसीलिए फिलहाल जो भी यहाँ से राहत सामग्री जा रही है, एयरफोर्स जो है जिनको अलग अलग जगह लेके जा रहे हैं, उनका फोकस पहले यही है कि साइक्लोन के चलते वेदर खराब होगा तो ये एयर ऑपरेशन बाधित होंगे। इसीलिए पहला फोकस किया गया है कि सबसे पहले उन सब कोस्टल एरियाज में ये सामान भेजे जाएं जहां पे कि साइक्लोन का खतरा बढ़ रहा है। इस वक्त ये देख सकते हैं कि ये कंसंट्रेटर है और यहाँ पे लोड करके जाया जा रहा है, ले जाया जा रहा है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये जो राहत सामग्री आई है ये जापान से है। देखिए आप इसमें इस बॉक्स के ऊपर ये भी दिख रहा है जापान से है, और इसको जो है इस वक्त लोड किया जा चुका है। और इसी तरीके से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के अलावा भी काफी ऐसे मटेरियल हैं जो कि लगातार ले जाए जा रहे हैं। खास बात यह है कि इनको हैंडल करना बहुत जरूरी होता है, और वो भी सतर्कता से, क्योंकि एक बार अगर मिस हैंडलिंग हुई तो पूरा डिवाइस जो है खराब हो सकता है। अब आप देख सकते हैं कि एक लाइन से सारे एयर वॉरियर्स जो है अब सामान जो है एक एक करके जो है इसमें डालना शुरू कर रहे हैं, और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जो है ये सारा सामान उन सब जगह तक पहुंचाया जा सके। समय की बड़ी कीमत होती है, और एयरक्राफ्ट में अगर हालांकि ये सारा सामान बाय रोड भी जा सकता है, लेकिन एयरक्राफ्ट इसीलिए इस्तेमाल में लाया जा रहा है क्योंकि उसमें ज्यादा समय लगता है, इसमें कम समय में आसानी से पहुंच सकता है। तो एक महत्वपूर्ण जो है काम इस वक्त इंडियन एयरफोर्स यहाँ पे कर रही है, और कोशिश यही है कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत दी जा सके। भारतीय सेना लगातार जो है अपने जो रोल है उसको जो है हर सिचुएशन में निभाती है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक एक करके सारे बॉक्सेस जो हैं वो रखे जा रहे हैं। उसके बाद ये जैसे ही एयरक्राफ्ट जो है पूरी तरीके से लोड होगा, लोड होने के बाद इसको जो है तमिलनाडु के ताम्रम एयरबेस है वहाँ पे ले जाया जाएगा, ताकि आसानी से उन सब जगह पर पहले से ही स्टॉक कर दिया जाए, क्योंकि साइक्लोन की वजह से वो सारा इलाका बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो सकता है। सर, 24 घंटे ऑपरेशन चलाना कितना डिफिकल्ट टास्क है? हालांकि काफ़ी सारे ऑपरेशंस किए हैं और एयरफोर्स को महारत है इस चीज़ में, तो किस तरीके का जो है प्रिकॉशनरी मेजर्स भी जो है लिए जा रहे हैं? हम लोग मिशन मोड में काम कर रहे हैं। एम इज 24/7 our operations are on.
all assets are deployed, including manpower and equipment. And it's not only Indian Air Force. We have resources from Army and also the Navy to make sure that everything is deployed without a break in the time. अभी कितने ट्रक्स जो हैं फिलहाल आए हैं और इसका सैनिटाइज करने का क्या तरीका है? क्योंकि सर हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि कोई भी एयरक्राफ्ट है, जब तक यहाँ पे लोग सिक्योर नहीं होंगे तब तक ऑपरेशंस आगे लंबे टाइम से नहीं चला सकते। बाहर से ट्रक आ रहे हैं, कैसे आप लोग इसको मैनेज कर रहे हैं कि कोई भी एक भी इन्फेक्टेड मटेरियल या इन्फेक्टेड चीज ना जाए? ओके, कोविड प्रोटोकॉल पूरे फॉलो किए जा रहे हैं। ईच एंड एवरी पर्सन हियर इज वेयरिंग 2 मास्क and they have been briefed before they get deployed on this task. Rather, Government of India ने सारे एयर वॉरियर्स को, रादर फ्रंट लाइन वर्कर्स को 2 इंजेक्शंस लगाए हुए हैं, बट यू कैन स्टिल बी अ कैरियर। आज के दिन में मेरे पास 14 ट्रक आए हुए हैं जिसको मुझे फर्स्ट वेव में लॉन्च करना है। ऑल दिस विल गो इन द फर्स्ट वेव विच इज अगले 1 घंटे में ऑल दिस लोड विल गेट एयरलिफ्टेड एंड डिप्लॉय पैन इंडिया। कहाँ कहाँ फिलहाल जा रहे हैं आज? आज जा रहे हैं महाराष्ट्र, केरला, कोची, कर्नाटका में हम लोग उसको डिप्लॉय करेंगे, बैंगलोर में, देन इट इज गोइंग टू रायपुर, पटना एंड ऑल्सो गुजरात। बताया जा रहा है कि इस वक्त तो वेदर भी काफी ऐसे लोकेशंस पे खराब है साइक्लोन की वजह से, तो उसको भी आप लोग कंटिन्यू मॉनिटर कर रहे हैं? बिल्कुल, उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं और इसको हमने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को भी बताया है, HLL को भी बताया है, सो दैट डिप्लॉयमेंट इज टुवर्ड्स दोज एरियाज वेयर द साइक्लोन इज लाइकली टू हिट। तो किसी भी तरीके की कोई जो है कोर कसर नहीं रहनी चाहिए, नहीं छूटनी चाहिए। हर किसी को उनके जरूरत का सामान समय पे मिले, इसकी जिम्मेदारी एयरफोर्स की है, जिसको वो लगातार निभा भी रहे हैं। जैसी लोड आता है, सरकार की तरफ से निर्देश आते हैं कि आपको इस लोड को इस जगह ले जाना है, साथ के साथ उस लोड को यहाँ लाया जाता है। उसको यहाँ से जो है अलग अलग एयरक्राफ्ट में, डेडिकेटेड एयरक्राफ्ट में जो है उनको लोड किया जाता है और उसके बाद उनको फ्लाई कराया जाता है। जैसे ये सामने वाला एयरक्राफ्ट है, ये महाराष्ट्र जाएगा, तो महाराष्ट्र जाने से पहले जब यहाँ ट्रक्स आए हैं तब इनको बता दिया गया था कि किस एयरक्राफ्ट के पीछे अपने ट्रक को लगाना है और उसके बाद लोडिंग शुरू हो गई। साथ ही ये जो एयरक्राफ्ट है ये तमिलनाडु जाना है, तमिलनाडु के ताम्रम जाना है, तो उसी हिसाब से इनको ब्रीफ किया गया और उन्होंने अपने ट्रक्स वहां लगाए और अब महज कुछ ही देर में ये एयरक्राफ्ट जो है यहाँ से फ्लाई करेंगे और अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचेंगे। कैमरामैन अनिकेत के साथ संदीप बोल, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। कोरोना काल में हम सबको एक एक सांस की कीमत पता चल रही है। ऑक्सीजन की किल्लत से देश में हफ्तों तक हाहाकार मचा। देश के अलग अलग शहरों में हजारों लाखों लोगों को ऑक्सीजन की भयंकर कमी महसूस हुई। कोरोना महामारी में लाखों लोगों तक वक्त रहते प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन पहुंचाने का मिशन अपने आप में एक बहुत बड़ी जंग की तरह है। देश के एक कोने से दूसरे कोने तक ऑक्सीजन पहुंचाने की शुरुआत उस जगह से होती है जहां ऑक्सीजन बनाई जाती है, यानी वो जगह जहां प्राणवायु का निर्माण होता है। ऑक्सीजन प्लांट एक ऐसी जगह है जहां कई हफ्तों से दिन रात प्राणवायु बनाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। आज न्यूज़ 18 इंडिया आपको प्राणवायु का वही युद्ध दिखाएगा जिसकी वजह से हर रोज लाखों कोरोना मरीज सुकून की सांस ले पाते हैं। देखिए प्राणवायु के लिए जारी युद्ध पर ऑक्सीजन प्लांट से नीरज कुमार की यह खास रिपोर्ट। कोरोना काल की ये तस्वीरें महज ड्यूटी निभाने भर की नहीं हैं। ये तस्वीरें हैं उस जंग की जिसे वायरस के खिलाफ लड़ा जा रहा है। ये तस्वीरें हैं उन सुपर हीरोज की जो कोरोना मरीजों की एक एक सांस की खातिर दिन रात मुस्तैदी से डटे हुए हैं। न्यूज़ 18 इंडिया आज आपको मोदी नगर के उसी आइनॉक्स ऑक्सीजन प्लांट में लेकर आया है जहां रोजाना हजारों टन ऑक्सीजन का निर्माण किया जा रहा है। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं उस फिल्टर हाउस में जहां हवा से धूल को अलग किया जाता है। मैं नीरज कुमार मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के मोदी नगर में बड़े ऑक्सीजन प्लांट के अंदर और आपको बताएंगे कैसे ऑक्सीजन बनाया जाता है, लिक्विड के तौर पे उसे तब्दील किया जाता है, हवा से कैसे पहले ऑक्सीजन लिया जाता है, पूरी प्रक्रिया आपको बताएंगे। ये बताइए कि ये क्या है? फिल्टर हाउस? इसको फिल्टर हाउस बोलते हैं हम लोग। इसमें सबसे पहले एम्बिएंट एयर जो हमारा एयर यहाँ पे एम्बिएंट में अवेलेबल है उसको हम फिल्टर करते हैं, डस्ट पार्टिकल्स को इससे सेपरेट करते हैं और उसको फिर हम आगे कंप्रेशन करते हुए कंप्रेशन में जो हमारा प्रोसेस है इसको एयर को कंप्रेस करेंगे और इम्प्योरिटीज़ को फिर फर्दर नेक्स्ट लेवल पे सेपरेट्स करेंगे और फिर हमारा क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन करते हुए ऑक्सीजन को हम लोग डिस्टिलेट करेंगे।
वायुमंडल में अलग अलग गैसें होती हैं, जिनमें सबसे ज्यादा तादाद नाइट्रोजन की होती है। इसके बाद ऑक्सीजन और फिर आर्गन समेत दूसरी गैसें होती हैं। लिहाजा इस फिल्टर हाउस का पहला काम हवा से धूल के कणों को निकालना होता है, जिसके बाद ये हवा एयर कंप्रेसर में पहुंचती है। ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है और बाकी गैस होते हैं, जो कितना होता है और कैसे ये फिल्टर हाउस उसको अलग करता है। एम्बिएंट एयर में हमारा 78% नाइट्रोजन होता है और 21% हमारा ऑक्सीजन होता है, और बैलेंस गैसेज में आर्गन होती है या डिफरेंट गैसेज भी होती हैं। तो हम उसमें से हमारा ऑक्सीजन को अलग करते हैं, नाइट्रोजन को अलग करते हैं और ये आर्गन को हम तीनों प्रोडक्शन में हम लोग यहाँ से बनाते हैं। अलग करने का काम फिल्टर हाउस करता है। फिल्टर हाउस सिर्फ डस्ट पार्टिकल्स को अलग करता है। जो एम्बिएंट एयर में हमारी डस्ट है, जो इंडिविजुअल डस्ट है, बहुत माइन्यूट पार्टिकल साइज की, उसको अलग करता है। अब आपको दिखाते हैं प्लांट का वो हिस्सा जहां हवा को कंप्रेस किया जाता है। फिल्टर हाउस से हवा कंप्रेसर तक पहुंचता है, जहां हवा से ऑक्सीजन को अलग किया जाता है। ये कंप्रेसर बहुत विशाल मशीन है, क्योंकि हजारों टन, 150 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन यहाँ बनाया जाता है। और जो फिल्टर हाउस से हवा कंप्रेसर तक पहुँचती है, यहाँ हवा से ऑक्सीजन को अलग करने का काम किया जाता है। अंशुल हमारे साथ हैं, जो हमें बता रहे थे कि फिल्टर हाउस से कैसे हवा अंदर प्रवेश करती है। कंप्रेसर में क्या होता है अंशुल? कंप्रेसर में एयर को हम लोग कंप्रेस करते हैं, हायर प्रेशर पे एयर को लेके जाया जाता है। जो हमारी प्रोसेस से रिक्वायरमेंट है, प्रोसेस में जब ऑक्सीजन डिस्टिलेशन आपको करना है तो एयर को आपको सबसे पहले कंप्रेस करना ही पड़ेगा। तो यहाँ सिर्फ हम लोग एयर को कंप्रेस कर रहे हैं। फिल्टर हाउस और एयर कंप्रेसर के बाद बारी आती है कोल्ड बॉक्स की, जहां हवा को ठंडा किया जाता है। एयर कंप्रेसर के बाद ये कोल्ड बॉक्स है। कोल्ड बॉक्स है, कैसे काम करता है अंशुल ये? कोल्ड बॉक्स वहाँ से पहले बताएं। सबसे पहले हम लोग हमारा जो कंप्रेस एयर आएगा वो इस पीपी यूनिट्स में आएगा, और पीपी यूनिट में हम लोग इसका दूसरी इम्प्योरिटीज को इम्प्योर अलग करेंगे, और उसके बाद हमारा ये एयर सीधा टरबाइन होते हुए हमारे कोल्ड बॉक्स के अंदर एंटर कर जाएगा। ऑक्सीजन बनाने की इस चेन में कोल्ड बॉक्स क्या अहमियत रखता है, इसको भी समझना जरूरी है। कंप्रेस होने के बाद हवा यहाँ पहुँचती है। इसी बॉक्स में ऑक्सीजन बनाई जाती है। -183 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ऑक्सीजन बनने के बाद उसे विशालकाय स्टोरेज टैंक में भेज दिया जाता है। इन टैंकों में न सिर्फ ऑक्सीजन जमा होती है, बल्कि यहीं से इन्हें क्रायोजेनिक सिलेंडर में भेजा जाता है। प्लांट का जो मेन हिस्सा आपको दिखेगा, सबसे बड़ा हिस्सा दिखेगा, वो ऑक्सीजन टैंक का दिखेगा, जहां लिक्विड जमा होता है, स्टोर होता है। और इसके बाद ट्रकों में भर के, आप देख सकते हैं क्रायोजेनिक टैंक है ये, इन टैंकों में भर के ऑक्सीजन को अलग अलग अस्पतालों में, अलग अलग राज्यों में भेजा जाता है। यहाँ से कैसे लिक्विड ऑक्सीजन आप लोग ट्रकों में देते हैं? क्रायोजेनिक पंप की हेल्प से उसको पंप करके गाड़ियों में भरा जाता है और फिर आगे जहाँ रिक्वायरमेंट है उसको भेजा जाता है। लिक्विड ऑक्सीजन के लिए किसी आम सिलेंडर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके लिए क्रायोजेनिक सिलेंडर इस्तेमाल में लाए जाते हैं। दावा किया जाता है कि इस 12 टन के क्रायोजेनिक टैंक को भरने में करीब आधे घंटे का वक्त लगता है। कैसे पूरी प्रक्रिया होती है ये बताइए। अभी के माहौल में, जब चुनौतीपूर्ण माहौल में हमें बड़े आरामदायक, बड़े उससे हम कर रहे हैं, परंतु दिन रात बिना रुके, बिना थके, बिना सोए हमारे सारे वर्कर्स और ड्राइवर्स इस टैंक से, क्रायोजेनिक टैंक से ट्रांसफर करके ये व्हीकल में ट्रांसफर कर, ट्रांसपोर्ट टैंक में ट्रांसफर करके हम इसको ले जाते हैं। और हमारे कम से कम 3 स्टेट हम इसमें कवर करते हैं, यूपी, दिल्ली और मध्य प्रदेश। ठीक है। ये क्यों, आप क्यों पानी डाल रहे हैं अभी इस पे? ये खुलेगा नहीं ना, जाम हो जाता है जी। हाँ, इसलिए पानी डालना पड़ता है। इस दौरान हमारे जहन में ये सवाल भी आया कि जब देश में इतने भारी पैमाने पर ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा रहा है, तो आखिर अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी क्यों और कैसे हुई? ज्यादातर पहले, कोविड से पहले, ऑक्सीजन का निर्माण इंडस्ट्रियल यूज के लिए किया जाता था। जी। मेडिकल यूज के लिए इसका रिक्वायरमेंट जो बढ़ी है वो अभी बढ़ी है। अक्सर ये रेशियो 30-70 का रहा है। 30% ऑक्सीजन यूज की जाती है मेडिकल में और 70% इंडस्ट्रियल में। तो इससे ये होता था, ये प्लांट अक्सर वहीं बनाए जाते थे जहाँ पे इंडस्ट्रीज पास में होती थी। आज की तारीख में भी ऑक्सीजन की मात्रा की कमी नहीं है भारतवर्ष में। और आइए अब ये भी समझते हैं कि आखिर इनके पास कैसे डिमांड आती है और ये कैसे उस डिमांड को पूरा करते हैं।
डिमांड आती है अस्पताल से, राज्यों से, तो कैसे आप लोग आगे कार्रवाई करते हैं, काम कैसे करते हैं? सर हमारी मार्केटिंग इसको लगातार अपने माध्यम से हमारे लिए उत्पन्न करती है कि हम लोगों को किस तरीके से वो चीज़ प्रोवाइड करानी है। अस्पताल और राज्य आपसे डिमांड करते हैं? जी। लॉजिस्टिक के पास प्रोग्राम जैसे ही आता है और वो हमको ये बताया जाता है कि प्रायोरिटी पर ये वाली गाड़ी भरनी है, उस गाड़ी को लगवा के तुरंत उसको भरवा के 15 से 20 मिनट में उसके डिस्पैच डिपार्टमेंट से डॉक्यूमेंट बनवा कर गेट से उसका कांटा करवा कर फटाफट निकाला जाता है। क्रायोजेनिक सिलेंडर में ऑक्सीजन भरने के बाद अगली जिम्मेदारी होती है उन ट्रक ड्राइवर की जिन्हें वक्त रहते ऑक्सीजन को देश के अलग अलग इलाकों में पहुंचाना होता है। असल जिंदगी के सुपर हीरो की तरह ये लोग दिन रात कोरोना पीड़ितों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में जुटे हैं। पूर्वी राज्यों में ऑक्सीजन का उत्पादन अधिक होता है और मांग जो है दिल्ली से है, महाराष्ट्र से है, इसके अलावा हरियाणा से है, उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों से भी मांग की जा रही है। तो ड्राइवर इस माहौल में कैसे काम कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। धर्मेश जी, कैसे चल रहा है अभी पूरा जीवन? सर अभी बहुत परेशानी हो रही है सर, न तो आराम मिलता है न कुछ। अभी क्या लोगों की जान बचाने में लगे हुए हैं, आराम हमारे लिए इम्पोर्टेंस नहीं रख रहा है इस टाइम। तो यही चल रहा है सब। अब कोरोना जो कोविड वाले हैं उनकी जान बचाने में लगे हुए हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहाँ कहाँ लेकर जाते हैं ट्रक? सर ये दिल्ली एनसीआर में और लखनऊ तक और भोपाल जा रही है सारी जगह से। कोरोना काल में एक अभूतपूर्व मिशन को अंजाम देने में जुटे ड्राइवरों के सामने बेहिसाब चुनौतियां हैं। बावजूद इसके वो पूरी शिद्दत के साथ ऑक्सीजन पहुंचाने में जुटे हुए हैं। नोएडा से 800 लौटे हैं। नोएडा से ऑक्सीजन भर के लौटे हैं, देकर लौटे हैं। आगरा से कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग नोएडा से आए हैं, एनसीआर के अलग अलग इलाकों से आए हैं, क्योंकि इस प्लांट से वहीं ऑक्सीजन जाता है। आप कहाँ से लौटे हैं? एशियन मेडिकल कॉलेज आगरा से। तो अभी लंच करने के बाद फिर निकल जाएंगे भैया? लंच कर जी बताइए। कैसा लोडिंग लोडिंग अभी हो जाएगी तभी निकलना पड़ेगा। हाँ। अगर लोडिंग थोड़ी लेट होती है, थोड़ा रेस्ट करके फिर उसके बाद निकलेंगे। महामारी के दौर में यही वो सुपर हीरो हैं जिनकी बदौलत कोरोना मरीजों की जिंदगी बचाने का सबसे बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। ये दौर बेहिसाब मुसीबतों से भरा हुआ है। जिधर भी आप नजर डालिए उधर किसी ना किसी पर दुखों का पहाड़ टूटा दिखाई देता है। दुश्वारियों से भरी इस वक्त में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहीं लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम कर रहे हैं, तो कहीं लोगों की तकलीफों को कम करने में जुटे हुए हैं। महामारी के दौर में यही वो महानायक हैं जो कोरोना काल में लोगों की मदद के लिए किसी पहाड़ की तरह डटे हुए हैं। ये वक्त जितना हौसला बनाए रखने का है उतना ही लोगों को हौसला देने का भी है। महामारी से पार पाना भले ही अभी दुश्वारियों भरा लग रहा हो, लेकिन जब हम इसी मुश्किल भरे दौर की कुछ कहानियां देखेंगे तो यकीन कीजिए आपकी राय कई मायनों में बदल जाएगी। क्योंकि अब जो कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो महामारी के दौर में उन योद्धाओं की कहानी है जिनके हौसले, जिनकी हिम्मत, जिनके जज्बे, जिनके निस्वार्थ भाव ने मिसाल कायम की है। ये लोग ना सिर्फ कोरोना पीड़ितों की दिन रात मदद में जुटे हैं, बल्कि देश को इस वक्त एक ऐसा सकारात्मक संदेश दे रहे हैं जिसके बूते कई लोगों की जिंदगी बदल सकती है। महामारी की मुसीबतों के बीच जब लोग एक दूसरे की मदद करने से भी कतरा रहे हैं, तब ट्विंकल कालिया और हिमांशु कालिया जैसे लोग उदाहरण की तरह सामने आते हैं। उत्तरी दिल्ली के प्रताप नगर इलाके में रहने वाली ट्विंकल कालिया दिल्ली की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर हैं जो इस वक्त किसी देवदूत की तरह कोरोना पीड़ितों की मदद में जुटी हैं। कोरोना पीड़ितों तक मदद पहुंचाने का मामला हो या फिर किसी कोरोना पीड़ित की लाश का अंतिम संस्कार करना हो, ये बेहिचक महामारी की चुनौतियों के बीच लोगों की मदद में जुटी हैं। आइए आपको मिलवाते हैं दिल्ली की उस सुपर वुमन से जिनके हौसले ने एक नई मिसाल कायम की। ट्विंकल, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये कोरोना के समय में आप इतनी मदद कर रही हैं, आपको डर नहीं लगता?
अगर कुछ होना है तो घर में बैठे भी तो हो सकता है ना, पैर स्लिप होते भी तो जिंदगी खत्म हो सकती है, तो क्यों नहीं किसी की मदद करके किसी की जिंदगी बचाई जाए, क्योंकि सब कुछ तो ऊपर वाले के हाथ में है, उसी के हाथ में जीना और मरना रखा हुआ है। तो हम लोग अपनी एक इंसान ही इंसान की मदद कर सकता है, जानवर चाह के भी नहीं कर सकता। तो बस इसी दौड़ में हम लोग सेवा में लगे। आप लोगों ने एक वो सेंटर यहाँ पे खोल रखा है मेरे ख्याल से, जिसमें आपको कॉल्स है, उसके बारे में थोड़ा बताइए और कैसे आप लोग रिएक्ट करते हैं और क्या करते हैं फिर? हमारे मोबाइल नंबर्स हैं जिस पे हमें कॉल आती है, और देन जैसे ही कॉल आती है हम लोग एम्बुलेंस प्रोवाइड कर देते हैं। अभी तक मेरे पास जो हैं 12 एम्बुलेंस जो हैं वर्किंग में हैं इस समय। कहीं से भी कॉल आती है इमीडिएटली हम लोग भेज देते हैं। किसी को प्लाज्मा चाहिए होता है तो उसके लिए भी नंबर्स और लिंक सेंड कर देते हैं, और किसी ने अपना टेस्ट करवाना है या फिर क्रिमिनेशन करवाना है कोविड का, कोविड पेशेंट का, तो भी हम लोग मदद कर देते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट जी, फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ जी, फ्री ऑफ कॉस्ट। और कितने कॉल दिन में आते हैं और कितने लोग? 200 से ज़्यादा कॉल्स आ रहे थे हमारे पास, और 40 to 50 कॉल्स डन हो जाते हैं जिनको हम सेवा दे पाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, ट्विंकल कालिया यूं ही सुपर वुमन नहीं है। इनका खुद ब्रेस्ट कैंसर का इलाज चल रहा है। बावजूद इसके अपनी जान की परवाह किए बगैर ये दिन रात कोरोना पीड़ितों की सेवा में जुटी हैं। अहम बात तो ये है कि इन चुनौतियों के बीच ट्विंकल कालिया के पति हिमांशु कालिया भी पूरी शिद्दत के साथ लोगों की मदद में जुटे रहते हैं। ये बस कुदरत मैनेज करवा रहा है और हर चीजें बदस्तूर जारी हैं। बस ये है कि हम ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे सेवाएं दी जा सकती हैं, और हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसी दायरे में रहते हुए कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर पाएं। ट्विंकल कालिया के इस बेहद जिम्मेदारी भरे काम को समझने के लिए हमने भी उनके साथ मयूर विहार का रुख किया, जहां से उनके पास एक 42 साल की महिला की कोरोना से मौत की खबर आई थी। कोरोना काल में जिस मिशन को ट्विंकल कालिया ने शुरू किया है उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए बाकायदा एक टीम इनके साथ रहती है। दावा किया जा रहा है कि अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की ये परिवार मदद कर चुका है। हमारे मोबाइल नंबर्स हैं जिस पे हमें कॉल आती है, और देन जैसे ही कॉल आती है हम लोग एम्बुलेंस प्रोवाइड कर देते हैं। अभी तक मेरे पास जो हैं 12 एम्बुलेंस जो हैं वर्किंग में हैं इस समय। कहीं से भी कॉल आती है इमीडिएटली हम लोग भेज देते हैं। किसी को प्लाज्मा चाहिए होता है तो उसके लिए भी नंबर्स और लिंक सेंड कर देते हैं, और किसी ने अपना टेस्ट करवाना है या फिर क्रिमिनेशन करवाना है कोविड का, कोविड पेशेंट का, तो भी हम लोग मदद कर देते हैं। मुसीबत की इस घड़ी में छोटी सी भी मदद किसी के भी चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। कुछ ऐसा ही किया है दिल्ली की नजफगढ़ पुलिस ने। यहाँ झुग्गियों में पुलिस न सिर्फ दूध और बिस्किट बांटने में जुटी है, बल्कि लोगों को मास्क बांटकर जन जागरूकता भी फैला रही है। दरअसल लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा मुसीबत गरीब तबके के सामने आ खड़ी हुई है। यही वजह है कि ऐसे लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए दिल्ली पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। कोविड के चलते हुए जो है कुछ लोग डिस्ट्रेस कॉल्स हमारे पास आती रहती है रिगार्डिंग शॉर्टेज ऑफ फूड, रिगार्डिंग कई बार ऐसी भी कॉल आती है कि रहने की जगह नहीं है बाहर, और तो उसमें हम जो है तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं, और हमने जो सोशल वर्कर्स हैं, NGOs हैं, उनसे कांटेक्ट कर रखा है, और हम अपने लेवल पे भी जहाँ पर इस तरह की कॉल्स आते हैं वहाँ पर खाने पीने की सामग्री डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कोरोना काल में पुलिस कर्मियों का काम बहुत चुनौतीपूर्ण है। पुलिस वालों को कोरोना नियमों का पालन करवाने के लिए दिन रात मुस्तैद रहना पड़ता है। बिना रुके बिना थके अपनी ड्यूटी निभानी पड़ती है। मध्य प्रदेश के देवास के सब इंस्पेक्टर कपिल सिंह नरवले भी अपना फर्ज निभा रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए जैसे ही इन्हें ये पता चला कि एक गर्भवती महिला को खून की जरूरत है, ये फौरन अस्पताल पहुंच गए और ब्लड डोनेट किया। खास बात ये कि इसके बाद इंस्पेक्टर कपिल सिंह नरवले वापस ड्यूटी पर लौट गए। यह सूचना प्राप्त हुई हमारे स्टाफ के द्वारा कि किसी महिला को डिलीवरी पेशेंट है, वो जो संस्था हॉस्पिटल में एडमिट है, इसकी इमरजेंसी वार्ड है, वहाँ एडमिट है, वो उसको बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप की आवश्यकता थी। मुझे जैसी सूचना प्राप्त हुई, मैंने वरिष्ठ अधिकारी नोट करा कि एक महिला है जिसको बी नेगेटिव की ब्लड की आवश्यकता है। तत्काल हमने यहाँ से रवाना हो गया, उसको ब्लड डोनेट करा मैंने। कोरोना काल में कपिल जैसे पुलिस कर्मियों की देशभक्ति और जनसेवा की जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इस संकट में दूसरों की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। कोरोना के इस आफतकाल में जहां कुछ लोग अपनों से किनारा कर रहे हैं, वहीं बिहार के वैशाली से आई ये तस्वीरें एक सबक है।
दरअसल वैशाली के इस सामुदायिक चिकित्सा केंद्र में कोरोना की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मरीज की मौत के बाद उसका कोई भी परिजन अंतिम संस्कार करने के लिए सामने नहीं आया। 20 घंटे तक उसका शव पड़ा रहा। यही नहीं, शव को अंतिम संस्कार करने के लिए ले जाना भी मुश्किल था, क्योंकि एम्बुलेंस की हालत बेहद खराब थी। एम्बुलेंस कई सालों से बंद पड़ा था। ऐसे में चिकित्सा प्रभारी खुद कोरोना मरीज का शव कंधों पर लेकर शमशान घाट पहुंचे। पीपीई किट पहनकर सामुदायिक चिकित्सा केंद्र के कर्मचारियों ने कोरोना से मारे गए शख्स का अंतिम संस्कार किया। शव वाहन 3 है, एक डेडिकेटेड महुआ के लिए है, 2 जिला स्तर पर है, जो कि हम अंबेडकर जो कोविड हॉस्पिटल है, ITI हॉस्पिटल, उसके लिए, प्लस पब्लिक का। तो इन लोगों से हम लोग को दिक्कत ये होता है कि सब वहाँ से डेड बॉडी ले जाता है कोनारा घाट, लेकिन 4 घंटा डिले कर देता है। अब वहाँ के परिजन अपने परिजन को बुलाता है, लकड़ी खरीदता है, तब उस पर रखने के लिए अलाउ करता है, तब तक एम्बुलेंस वहाँ डेड बॉडी लेके खड़ा रहता है। ये सबसे बड़ी समस्या हम लोग के लिए है। ये आदमी तैयार नहीं था। मेरे आगे बढ़ने पर ही हमारे 2 और स्टाफ, 2 मल्लिक स्टाफ जो हमारे अस्पताल में ही कार्यरत हैं, उन्होंने मेरा साथ दिया और तब हम जाके उसकी रैपिंग कराए। रैपिंग करा के उसका दाह संस्कार तक के जाके मैं कराया। केंद्र और राज्य सरकारें जहां लोगों तक राहत पहुंचाने के काम में जुटी हैं, वहीं दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब ने 400 ऑक्सीजन बेड के साथ एक कोविड केयर सेंटर खोला है। यहां कोरोना के मरीजों को दाखिला मिलना शुरू हो गया है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से अस्पताल के लिए दर दर भटक रहे लोग यहां पहुंच रहे हैं। कोरोना काल में गुरुद्वारा बंगला साहिब हमेशा की तरह लोगों की सेवा में जुटा है। दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में भी कोरोना मरीजों की मदद के लिए कई संस्थाएं सामने आ रही हैं। ऐसी ही एक संस्था है हेमकुंड फाउंडेशन। इस संस्था ने गुरुग्राम के सेक्टर 61 में कोविड ऑक्सीजन सेंटर बनाया है, जिसमें एक समय में 500 मरीजों को ऑक्सीजन की सप्लाई दी जा सकती है। गुरुग्राम के इस सेंटर में हर बेड के साथ एक कूलर या पंखा लगा हुआ है। कोविड मरीजों के लिए पेंट्री बनी हुई है। हर एक बेड के साथ बिजली का प्लग दिया हुआ है ताकि मरीज या परिजन अपने मोबाइल चार्ज कर सके। किसी मरीज को शौचालय जाना हो तो उसके लिए इलेक्ट्रिक गाड़ी की भी व्यवस्था है। इतना ही नहीं, इस फाउंडेशन के साथ कई बड़े डॉक्टर्स भी जुड़े हुए हैं जो मरीजों को फ्री कंसल्टेशन दे रहे हैं। इससे पहले ये संस्था अपने ऑफिस पर ही ऑक्सीजन का लंगर चला रही थी। डर लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हॉस्पिटलों में तो ट्रीट अच्छे से कर ही नहीं रहे, घबरा ज़्यादा देते हैं पेशेंट को कि ऑक्सीजन लेवल डाउन है, ICU चाहिए, वेंटिलेटर चाहिए। मुझे यहाँ ज़्यादा बेटर लगा है। हम छोटे छोटे O2 सेंटर्स बना रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश ये कार्स जा रही हैं and our team will be going to Madhya Pradesh as well. Himachal Pradesh, we are also supporting smaller institutions. Badu Saab in Himachal Pradesh, उनको हमने ऑक्सीजन सिलेंडर्स दिए एंड कॉन्सेंट्रेटर्स। देन ग्रेटर नोएडा में गुरुद्वारा, जो भी छोटे छोटे गुरुद्वारे, छोटे छोटे मंदिर, वो हैव द एरिया एंड द रिसोर्सेज टू सेट अप स्मॉलर फैसिलिटी, उनको हम कॉन्सेंट्रेटर्स एंड सिलेंडर्स, PPE किट, सब कुछ हम सप्लाई कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन की वजह से बुरहानपुर के असहाय बुजुर्ग और दिव्यांगों के पेट की आग बुझाने का काम कर रही है ये संस्था। रोटी बैंक सेवा, जन सहयोग और बिना सरकारी मदद के ऐसे लोगों को रोजाना गर्मा गर्म पौष्टिक भोजन पहुंचा रही है। यही नहीं, ये संस्था लोगों को कोरोना से बचाव और वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करने का काम भी कर रही है। रोटी बैंक से रोजाना नियमित रूप से मुफ्त भोजन हासिल करने वाले बुजुर्ग भी इस सेवा से काफी खुश हैं और इससे जुड़े लोगों की तारीफ करते नहीं थकते। साल भर हो गए देख रहे हैं, साल भर से देख रहे हैं हम। गरीबों को टिफिन आ रहा है, बेचारे को कहीं होता नहीं उनसे, उनको आधी रोटी मिल रही है तो बहुत अच्छा काम है। आज समाज और देश को ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करें
और कोरोना से जंग को जीतने में अपना किरदार अदा करें। भारत में ऐसे लोगों की कोई कमी भी नहीं। ऐसे में ये उम्मीद करना बेमानी नहीं होगा कि कोरोना से हम लड़ेंगे और जल्द जीत भी हासिल करेंगे। कोरोना की दूसरी लहर में ये वायरस अब गांव तक भी पहुंच चुका है, लेकिन ऐसे मुश्किल दौर में कुछ गांव ऐसे भी हैं जिन्होंने हालात से सबक लिया और समझदारी दिखाते हुए एहतियाती कदम उठा लिए। उन गांवों में कोरोना ना तो अपने पैर पसार सका और ना ही कोरोना की वजह से उन गांवों में लोगों की मौत हुई। समय रहते सबक लेने वाले मध्य प्रदेश और हरियाणा के गांवों की कहानी देखिए और समझिए कि आखिर कैसे कोरोना की रफ्तार पर ना सिर्फ ब्रेक लगाया जा सकता है, बल्कि कोरोना की वजह से होने वाली मौत को भी रोका जा सकता है। कि पहली लहर में हमें समझ में आ गया था क्या करना चाहिए गांव के लिए, क्या नहीं करना चाहिए। लोगों ने एक वो प्लानिंग बनाई कि गांव में के अंदर बाहर का आदमी कोई भी नहीं आएगा। गांव के अंदर आयुष का बहुत बड़ा कैंप लगा के अपने गांव को इस महामारी से बचाया। गांव वालों ने खुद अपनी तरफ से कोरोना को बाय बाय कर दिया है। कोरोना जैसी महामारी का गांव तक पहुंचना एक बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि गांवों में पहले ही स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। उस पर जानलेवा महामारी को लोग कई बार सामान्य फ्लू मानकर मनमर्जी की दवाओं का सेवन कर रहे हैं, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि गांव में कोरोना की जड़ें लगातार गहरी होती जा रही हैं। लेकिन हरियाणा और मध्य प्रदेश के कुछ गांवों की तरह अगर सावधानी और सुरक्षा को बरता जाए तो कोरोना पर कैसे लगाम कसी जा सकती है, ये अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हौसला हो तो मुश्किलें हार जाती हैं, हौसला हो तो चुनौतियां चित हो जाती हैं, हौसला हो तो कोरोना जैसी खतरनाक महामारी को भी रोका जा सकता है। ये तस्वीरें हरियाणा के गुरुग्राम जिले के वजीरपुर गांव की हैं। 4000 की आबादी वाले इस गांव की खास बात यह है कि इस गांव में अब तक कोरोना की वजह से एक भी मौत नहीं हुई है। दावा किया जा रहा है कि कोरोना की पहली लहर से ही सीख लेते हुए इस गांव ने जागरूकता और सुरक्षा की वो मशाल जलाई कि उसके नतीजे अब गांव में साफ दिखाई दे रहे हैं। कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार अगर टीकाकरण है तो सावधानी और सतर्कता सबसे कारगर उपाय हरियाणा के वजीरपुर गांव में है, जहां पहली लहर के दौरान ली गई सावधानी ने गांव वालों की मदद दूसरी लहर में कोरोना से निपटने में। हालांकि 4000 की आबादी वाले इस गांव में 4 से 7 लोग ऐसे हैं जिनमें कोरोना के लक्षण जरूर हैं, लेकिन ना तो किसी की हालत गंभीर है और ना ही कोरोना यहां अपने पांव पसार सका है। लास्ट ईयर 2020 के अंदर कोरोना आया था तो 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा था। हम इतने अवेयर थे कि हमने 20 मार्च को ही गांव के अंदर आयुष का बहुत बड़ा कैंप लगा के अपने गांव को इस महामारी से बचाया, और जिसका आज परिणाम है कि आज मेरा गांव इस कोरोना महामारी से बचा हुआ है। तो आज की तारीख में आपके गांव में कितने लोग संक्रमित हैं या लक्षण हैं उनमें? लक्षण जो थे 7 से 8 लोगों के आए थे जो माइल्डर नॉर्मल थे, जो ठीक हो चुके हैं। 1-2 केस हैं जो जुकाम और खांसी जुकाम की वजह से है, बाकी मेरे गांव में कोई केस नहीं है। और मैं खुशकिस्मत हूं कि मेरा गांव के अंदर इतनी अवेयरनेस है कि मेरा गांव इस कोरोना महामारी से बचा हुआ है। दरअसल कोरोना की पहली लहर के दौरान ही गांव वालों ने गांव के हर छोर पर बैरिकेडिंग कर दी थी ताकि बाहर से आने जाने वाले पर नजर रखी जा सके। ये बैरिकेडिंग अभी भी जारी है। पिछली दफा से लग रहा है जी बैरिकेड। यहाँ से जो भी कोई आता है बाहर का उसको चेक करके यहाँ से जब भीतर एंट्री होती है जी, सब्जी वाले आते हैं जी, टेम्पो वाले आते हैं, बिक्री वाले आते हैं घने, उनको चेक करके जब भीतर एंट्री होती है जी उनकी जी। तो और जैसे कोई अनजान लोग हुआ तो उनको कैसे आने जाने देते हैं, क्या बोल के जाते? अनजान आदमी को जल्दी से नहीं जाने देते जी, उसको चेक करके जब जाया जाएगा जो वहाँ से सरपंच साहब आते हैं वो चेक करवाएंगे जी, उसको जब भीतर जाने देंगे जी। गांव के लोगों का दावा है कि यहाँ किसी भी अनजान को आने जाने की इजाजत नहीं है। अगर कोई
गांव आना भी चाहता है तो उसकी पूरी जांच की जाती है। इतना ही नहीं, लोगों की जरूरत का सामान भी गांव के भीतर ही व्यवस्थित किया गया है। गांव के लोगों को बाहर जाने की जरूरत न पड़े। देखने को मिला कि पहली लहर में हमें समझ में आ गया था क्या करना चाहिए गांव के लिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमारे गांव में जो गांव के लोग जो समझदार है सारे, उन्होंने मिलकर एक सुझाव दिया गांव को भी, और सब लोगों ने एक वो प्लानिंग बनाई कि गांव में के अंदर बाहर का आदमी कोई भी नहीं आएगा। सब्जी वगैरह जो भी है हमारे गांव की तरफ से, सरपंच की तरफ से, गांव की तरफ से मिलके गांव के अंदर ही सब्जी उपलब्ध करा दी। लेकिन दूसरी लहर के दौरान ये किया था, ये तो पहली लहर के दौरान किया था। तो उससे क्या हुआ, अब दूसरी लहर में भी हमने सेम प्रोसीजर है हमारा, और हमारे गांव के लोग अवेयर है इस चीज के लिए। और सबसे खुशकिस्मती वाली बात यह है कि हमारे गांव में कोई भी ऐसा केस ऐसा नहीं है जो कि सेंसिटिव केस हो जिससे हमें हॉस्पिटल भागना पड़े। अगर मान लो 2-4 केस है भी तो माइल्ड केस हैं, वो भी ठीक हो जाएंगे। कोई तो वजह होगी, आप लोगों ने बैरिकेड भी लगाया है। बैरिकेड इसलिए लगाए हैं क्योंकि बाहर का आदमी कोई भी व्यक्ति है वो अंदर ना प्रवेश कर सके। अगर प्रवेश करे तो उसकी पहले जांच हो कि भाई कोरोना पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है वो। इससे क्या है, हमारे गांव के जो लोग रहते हैं उनकी भी सुविधा होती है। हमें कोई बाहर का व्यक्ति आए, सब्जी बेचने वाले आ गया, कोई और वैसे आ गया, हमारे गांव के जो लोग हैं बाहर इतने जाते नहीं है क्योंकि सारी व्यवस्था गांव ने अंदर ही कर रखी है। इतना ही नहीं, कोरोना काल की तमाम गाइडलाइन का इस गांव में पालन किया जाता है। गांव के लोग न सिर्फ मास्क का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं बल्कि हैंड सैनिटाइजर को भी इन लोगों ने अपनी रोजाना की जरूरत में शामिल कर लिया है। इसके अलावा वैक्सीनेशन अभियान में भी यह गांव बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। ये बताइए, टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, तो गांव में टीकाकरण की शुरुआत हुई है? टीकाकरण की शुरुआत हो गई है और गांव जो है सब आदमी खुशी खुशी टीका लगवा रहे हैं। कोई आदमी इस चीज में कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा है। लगातार ये कहा जा रहा है कि कोरोना का गांव तक पहुंचना किसी बड़े खतरे को न्योता देने जैसा है, लेकिन लापरवाहियों ने कोरोना को गांव तक पहुंचने का मौका दे दिया, जिसकी डराने वाली तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के भोपाल शहर के एक गांव ने भी इस मामले में अलग ही मिसाल कायम की है। ये भोपाल का परवलिया गांव है। शहर से इस गांव की जड़ें भले ही महज 25 किलोमीटर दूरी पर हों, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ अब एक भी कोरोना का नया मरीज नहीं है। हिंदुस्तान की बड़ी आबादी गांव में रहती है और अगर कोरोना गांव की तरफ बढ़ा है तो ये खतरे का एक बड़ा संकेत है। और अगर इस कोरोना से बचना है तो कुछ सीखना है तो परवलिया गांव से सीखिए। कोरोना से बचने के लिए सरकार से ज्यादा इन गांव वालों ने खुद अपनी तरफ से कोरोना को बाय बाय कर दिया है। ऐसा नहीं है कि परवलिया गांव पर कोरोना का कहर नहीं टूटा। महज 2 महीने पहले की बात है जब इस ग्राम पंचायत में कोरोना के 27 मरीज हुआ करते थे, लेकिन गांव के लोगों ने मिलकर ऐसा चमत्कार किया कि अब यहाँ कोरोना का एक भी मरीज नहीं है। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा गांव वालों ने क्या किया कि कोरोना को दोबारा सिर उठाने का यहाँ मौका नहीं मिला। गांव की आबादी करीब 5500 है। गांव वालों ने जैसे ही कोरोना के खतरे को आते देखा, फौरन मिलकर क्वारंटीन सेंटर बनाया गया। अगर कोई शख्स कोरोना से पीड़ित हुआ तो उसने न सिर्फ खुद को आइसोलेट किया बल्कि कोरोना काल की तमाम गाइडलाइंस का पालन किया। कोरोना से ठीक होने के बाद जब मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव आई, उसके बाद भी उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। इसके अलावा गांव के तमाम लोग न सिर्फ मास्क पहन रहे हैं बल्कि प्रशासन के निर्देशों के मुताबिक बिना वजह अपने घर से बाहर नहीं निकलते। हम इस पंचायत भवन है जिसे गांव वालों ने एक क्वारंटाइन सेंटर बनाया। देखिए, क्वारंटाइन सेंटर पंचायत भवन बन गया, लेकिन बड़ी अजीब बात है, गांव वालों का इतना अच्छा मैनेजमेंट था, इतना अच्छा प्रबंधन था कि इस क्वारंटाइन सेंटर में एक भी कोरोना मरीज को लाने की नौबत नहीं आई, क्योंकि गांव वाले के जो तमाम जो लोग थे वो अगर कुछ होता था तो खुद ही अपने घरों में अच्छे से क्वारंटाइन हो जाते थे। देखिए, पूरा यहाँ किट रखी हुई है, सारी दवाइयाँ रखी हुई हैं, मास्क रखे हैं, सैनिटाइजर रखे हैं, ऑक्सीमीटर रखा है। खास बात ये भी रही कि प्रशासन के अलावा स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई। थाना प्रभारी गिरीश त्रिपाठी दिन में 2 बार न सिर्फ गांव का राउंड लगाते हैं
बल्कि लोगों से कोरोना काल के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील भी करते हैं। पुलिस भी पूरी तरह से मदद करती है और पूरे समय शहर जो गांव है उसमें कम से कम 3-4 मरतबा इस तरह गाड़ी जाती है और इस तरह से जाकर लोगों को आगाह करते हैं, लोगों के बीच में ये आप अनाउंसमेंट करते हैं लगातार, तो इसका आपको लोगों से उतना जैसे कहते हैं रिस्पॉन्स मिलता है? जी बिल्कुल, यहाँ परवलिया में लोगों ने डिसिप्लिन का पालन किया है और कई दिनों तक तो गांव वालों ने खुद ही जनता कर्फ्यू का ऐलान करके और 4-5 दिन के लिए खुद ही बंद कर दिया था सब कुछ। हमको ज़्यादा कहना नहीं पड़ा लोगों को, यहाँ लोग जागरूक हैं और बात सुनते हैं और इसी कारण से यहाँ केस भी कम हैं और अब लगातार केस घट भी रहे हैं। यहाँ की जनता ने भी प्रशासन का पूरा सहयोग किया। अभी तक तो सभी सुरक्षित हैं। कैसे रह पाए सुरक्षित आप लोग? हम लोगों ने क्या घर में रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा जो है फॉलो की है चीज़ें और बाहर नहीं निकले हैं और जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, हमारे जो लोकल सरपंच की पंचायत से जो गाइडलाइंस हमें मिली है हमने उसका पालन किया है और बाकी जो भी प्रिकॉशंस इसमें बताए गए हैं वो सारी चीज़ें फॉलो की है। इस वजह से हम लोग अभी तक सेफ हैं। हमने बोला अंदर रहिए, अंदर रहते हैं, बाहर ना निकलें, इमरजेंसी में ही निकलें, ऐसे ही निकलते हैं, बाकी कोई नहीं निकलता बाहर। चुनौतियां भले ही विकराल हों, लेकिन ये बात अपने आप में सच है कि अगर गांव-गांव तक जागरूकता की मशाल को सही से जलाया जाए तो महामारी की रफ्तार को न सिर्फ थामा जा सकेगा बल्कि लाखों लोगों की जान भी बचाई जा सकेगी, क्योंकि लगातार यही कहा जा रहा है कि कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा मंत्र सुरक्षा और जागरूकता है। अगर इस हथियार का महामारी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए तो आने वाले खतरे को टाला जा सकता है। और अब बात कोरोना किलर कहलाने वाली दवा की, जो वायरस की कमर तोड़ने में सबसे कारगर साबित हो सकती है। कई दिनों से आप डीआरडीओ की देसी दवा 2DG के बारे में लगातार खबरें देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे और अब वक्त आ गया जब उसे लॉन्च किया जाएगा। कल खुद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सुबह 10:30 बजे इस दवा को लॉन्च करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी उनके साथ मौजूद होंगे। लेकिन इस दवा को लेकर आपके जहन में कई सवाल खड़े हो रहे होंगे। न्यूज़ 18 ने डीआरडीओ की उस टीम से आपके हर सवाल का जवाब पूछा जो आपके लिए बहुत जरूरी है। कोरोना के कहर के सामने डीआरडीओ ने हर मिशन में सभी मोर्चों पर अब तक फतेह हासिल की है। तो क्या डीआरडीओ की देसी दवा 2DG भी कोरोना मरीजों के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित होगी? देखिए डीआरडीओ की दवा 2DG पर आपके सवाल और डीआरडीओ वैज्ञानिक के जवाब। कोरोना की देसी दवा 2DG का नाम सुर्खियों में, लेकिन इसे लेकर लोगों के मन में सैकड़ों सवाल हैं, जिनका जवाब डीआरडीओ के वही वैज्ञानिक देंगे जिन्होंने कोरोना मरीजों के लिए ये संजीवनी बनाई। डीआरडीओ के वैज्ञानिक अनंत नारायण भट्ट 2DG दवा बनाने वाली टीम का हिस्सा है। लोगों के मन में सबसे पहला सवाल ये है कि इस दवा को कब ले सकते हैं। ये हमारा डॉक्टर रेड्डीज लैब और डीआरडीओ मिलकर इस दिशा में काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि 1 हफ्ते में ये दवा जो है वो बाजार में आ जाएगी। जहाँ तक अगर आप पेशेंट के स्टेज की बात कर रहे हैं कि किस स्टेज में पेशेंट ले सकते हैं, तो अभी ये हॉस्पिटलाइज सेटिंग के लिए ये परमिशन हमें मिली है। तो जब मरीज जब भी भर्ती होगा हॉस्पिटल में, अगर उसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल, जैसा कि आप जानते हैं आजकल जो मरीज भर्ती हो रहे हैं अस्पतालों में, उनकी ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल 94 से बिलो या 90 से बिलो होती है, तो ऐसे सारे मरीज जो हैं वो इस दवा को ले सकते हैं। और जैसे दवा के क्लिनिकल ट्रायल में परिणाम हैं, मुझे लगता है कि उन सभी को दवा लेने के बाद जल्द आराम मिलेगा। डीआरडीओ की 2DG दवा से मरीज कितने दिन में ठीक हो जाता है? क्या ये बहुत तेजी से असर करती है? 42% जो मरीज हैं ये दवा लेने के तीसरे दिन तक उनको आराम मिल जाता है और उनकी सप्लीमेंटल ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो ख़त्म हो जाती है और 1 या 2 दिन उससे या 3-4 दिन डिपेंड करता है, अलग अलग मरीजों की स्थिति अलग अलग होती है, तो उनकी रिकवरी जो होती है वो उसके बाद सब्सिक्वेंट कुछ दिनों में हो जाती है और ये जितने भी सिम्टम हैं उनके वो स्लोली डिसअपियर होने लगते हैं और मरीजों को लगभग 5 से 7 दिन में लगभग पूर्ण रूप से आराम मिल जाता है। किसी भी दवा को लेकर उम्र का ख्याल रखना
जरूरी होता है। ऐसे में DRDO की कोरोना वाली दवा क्या हर उम्र के मरीज पर असर करेगी? दवा है वो हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूनतम उम्र थी वो 18 वर्ष थी, और जो ट्रायल में जो पेशेंट रिक्रूट हुए उनकी जो सबसे अधिकतम उम्र थी वो 84 वर्ष थी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इस स्पैन में 18 वर्ष से 84 वर्ष में लगभग सारे मरीजों पे दवा अच्छी कारगर सिद्ध हुई है। कोरोना के इलाज में कई दवाओं की डोज मरीज की हालत के हिसाब से बदलनी पड़ती है। ऐसे में 2DG दवा की डोज को लेकर क्या सावधानी रखनी होगी? पानी में घोल के इसको लिया जा सकता है भोजन से 20 मिनट पहले, 20 से 30 मिनट, और शाम को भी, रात को भी, रात्रि भोजन से 20 से 30 मिनट पहले इस दवा को लिया जा सकता है। तो ये दिन में 2 बार ये दवा दी जाती है। गर्भवती महिलाएं वैक्सीन नहीं लगवा सकती, तो क्या DRDO की कोरोना वाली दवा को लेकर भी गर्भवती महिलाओं के लिए कुछ पाबंदियां हैं? गर्भवती महिलाएं और लैक्टेटिंग विमेंस जो होती हैं उनके लिए ये दवा जो है वो वर्जित है। कोरोना की दूसरी लहर ने जिस तरह से लोगों को बेहाल कर दिया है, ऐसे में हर आदमी खुद को सुरक्षित रखना चाहता है, लेकिन ये जानना भी अहम है कि 2DG दवा किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए। गर्भवती महिलाएं एक है जिनको अभी ये दवा वर्जित है, और चूंकि क्लिनिकल ट्रायल 18 वर्ष और उससे ऊपर के लोगों पे हुए थे, तो जो दवा अभी फिलहाल दी जाएगी वो 18 वर्ष और उससे ऊपर के लोगों को ही दी जाएगी। लेकिन जहाँ तक उम्र की बात है, उम्र में कोई ऐसे कारण नहीं है कि 18 वर्ष से नीचे के लोगों को ये दवा कोई परेशानी पैदा करेगी। और इसके लिए अगर क्लिनिकल परीक्षण करने होंगे तो हम आवश्यक क्लिनिकल परीक्षण करेंगे, और उसके बाद फिर इस दवा को हम शायद बच्चों के लिए भी, अगर परिणाम अच्छे मिलते हैं या अगर कोई दिक्कत नहीं होती है बच्चों में भी इस दवा से, तो हम ये शायद बच्चों के लिए भी ला सकते हैं ये दवा। क्या DRDO की कोरोना वाली दवा का कोई साइड इफेक्ट भी है? हमें कोई साइड इफेक्ट नजर नहीं आए, और एक DCGI की एक पैरामीटर होते हैं जिसमें एडवर्स इवेंट्स और इस तरह की चीज़ें रिपोर्ट की जाती हैं, और ये हमने ये सारी चीज़ें DCGI को रिपोर्ट की हैं, जिसके बाद ही DCGI ने हमें इस चीज़ की परमिशन दी है कि हम ये दवा को मंजूरी दी है, अनुमति दी है। तो दवा में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जो लोग कोरोना से पीड़ित नहीं हैं, क्या वो पहले ही इसे बचाव के तौर पर ले सकते हैं या नहीं? अगर कोई संक्रमित हो जाता है तो संक्रमण के लिए ये दवा जरूर कारगर होगी। हम कुछ ऐसे सॉल्यूशंस पे भी काम कर रहे हैं जहाँ पे शायद हम भविष्य में ऐसे मतलब शायद हम इसके परिणाम अभी नहीं प्राप्त हुए हैं, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में ऐसे कुछ सॉल्यूशंस आए। DRDO की ये दवा लोगों को खुले बाजार में मिल सकती है? अगर हाँ, तो कैसे? इस सप्ताह के अंत या अगले सप्ताह तक ये एक छोटी खेप जो है वो बाजार में आ जाएगी, और कुछ अस्पतालों को जिन्होंने सबसे पहले ऑर्डर प्लेस किए हैं डॉक्टर रेड्डीज लैब को, और उसके बाद धीरे धीरे मतलब आती रहेगी दवा। प्रतिदिन कुछ न कुछ अमाउंट दवा का आता रहेगा बाजार में। लेकिन जून माह से ये बड़े स्तर पर, बृहत स्तर पर इसकी उपलब्धि इंश्योर कर रहे हैं हम, और उसके बाद ये दवा जो है बाजार में बृहत स्तर पे जून माह से आने लगेगी। क्या कोरोना किलर कहलाने वाली 2DG दवा के लिए डॉक्टर की पर्ची जरूरी है? इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन जो है वो हॉस्पिटल के लिए है, तो हॉस्पिटल सेटिंग में इस दवा को डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे दिया जाएगा, और उसके बाद भी जब ये होता है तो भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे भी, इनफैक्ट कोई भी दवा जो है वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही लेनी चाहिए। DRDO की कोरोना फाइटर देसी दवा सरकारी अस्पतालों से हासिल करनी होगी या कुछ दिनों में ये हर अस्पताल में उपलब्ध होगी? क्या हॉस्पिटल डॉक्टर रेड्डीज लैब से कांटेक्ट कर रहे हैं, सरकारी अस्पताल भी, सरकारी सिस्टम भी, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने भी ढेर सारे लेटर्स लिखे हैं डॉक्टर रेड्डीज लैब को। अलग अलग जगह से डिमांड आ रही है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि लगभग हर तरफ से डिमांड आ रही है। ऐसा कोई एक फिक्स वो नहीं है कि गवर्नमेंट सेक्टर से ही डिमांड आ रही है या प्राइवेट सेक्टर से ही आ रही है, लगभग हर सेक्टर से डिमांड आ रही है। क्या आम दवाओं की तरह 2DG दवा को मेडिकल स्टोर से खरीदा जा सकता है? शुरुआत में पहले हॉस्पिटल्स की फार्मेसी में ही जाएगी, और उसके बाद जब इसकी उपलब्धता प्रचुर हो जाएगी तो मुझे लगता है कि हाँ, ये फिर मेडिकल स्टोर्स पे भी शायद मिलेगा। कोरोना के गंभीर मरीजों को बचाना सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसे में DRDO की देसी दवा उन्हें कैसे दी जा सकती है? जो वेंटिलेटर पे मरीज होते हैं उन होती है जिसके द्वारा दवा, भोजन या सारा कुछ दिया जाता है ओरली।
कोरोना महामारी को लेकर सारी दुनिया के वैज्ञानिक करीब 1.5 साल से दिन रात कारगर दवा और वैक्सीन बनाने में जुटे हैं। ऐसे में DRDO को 2DG दवा के क्लिनिकल ट्रायल से लेकर फाइनल नतीजे मिलने में क्या क्या मुश्किलें पेश करनी पड़ी। ये दवा का जो इसके शोध का कार्य शुरू हुआ था, ये अप्रैल और मई के महीने में शुरू हुआ था और हमें कुछ अनुमति लेनी पड़ी और उन अनुमतियों के आधार पर हमने मई में सबसे पहले इसको CCMB हैदराबाद में इसके लेबोरेटरी टेस्ट किए और लेबोरेटरी टेस्ट में हमारे CCMB हैदराबाद में बहुत अच्छे परिणाम मिले और उसके बाद इस दवा को हम फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति हमें मई 2020 में मिली और उसके बाद फिर फेज 2 ट्रायल भी 2 चरणों में हमने पूर्ण किया और उन दोनों फेज 2 ट्रायल को कंप्लीट करने के बाद हमें फेज 3 ट्रायल की अनुमति मिली और फेज 3 ट्रायल जो है वो मार्च तक चला है और ये सारा डेटा एनालिसिस करके फिर हमने DCGI से रिक्वेस्ट किया कि हमें अच्छे परिणाम मिल रहे हैं और हमें इसको प्रेजेंट करने की अनुमति दी जाए और DCGI ने हमें अनुमति दी। उसके बाद हमने प्रेजेंट किया जिसके आधार पे हमें DCGI ने मंजूरी दी। जो लोग कोरोना के अलावा कुछ और बीमारियों से पीड़ित हैं, क्या उन्हें 2DG दवा दी जा सकती है या नहीं? क्लिनिकल ट्रायल में कुछ मरीज होते हैं जिनको एक्सक्लूसिव, जैसे एक CKD एक डिजीज है, क्रॉनिक किडनी डिजीज, सिर्फ वो ऐसे मरीज रखे गए थे उसमें और अनकंट्रोल डायबिटीज, जैसे मैंने आपको बताया, उनकी शुगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है, तो ये कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें हम अवॉइड कर सकते हैं। बाकी ज़्यादातर लोगों को ये दवा दी जा सकती है। कोरोना के इलाज में रामबाण कहलाने वाली DRDO की दवा के काफी कारगर होने का दावा है, इसलिए सवाल ये है कि इसकी कीमत कितनी होगी। प्राइसिंग का निर्धारण होगा, वो भी मुख्य रूप से डॉक्टर रेड्डीज लैब को ही करना है क्योंकि उनको अपने खर्चे देखने होंगे कि रॉ मटेरियल कितने का उपलब्ध हो पा रहा है और कितना उनका खर्च आ रहा है। लेकिन ये इंश्योर रहिए कि इससे गवर्नमेंट जुड़ी हुई है और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि ये जो दवा हो ये लोगों की पूर्ण रूप से आम जनमानस जो है भारत का, उनकी अफोर्डेबिलिटी में हो। DRDO की 2DG दवा कोरोना की दूसरी लहर में देश के लिए इस मुश्किल दौर में बड़ी उम्मीदें लेकर आई है। हम आशा करते हैं कि जिस तरह अब तक DRDO ने कोरोना की जंग में हर मुश्किल को हल किया है, उसी तरह 2DG दवा भी कोरोना की कमर तोड़ने में कामयाब होगी। बिल्कुल यहाँ पर इस बोतल के भी